हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुतार, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा से। हम अध्ययन कर रहे हैं नाभिकीय विखंडन का। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक जो नाभिकीय स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन की स्वतः विखंडन की जो शर्त थी, उसके बारे में हमने सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला को यूज कर कंडीशन प्राप्त की। उसमें वास्तविक मान से कुछ अंतर आता है, तो इसके बाद हमने विभव रोधिका की कॉन्सेप्ट को यूज किया और फाइनली हम क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से इसको सफलतापूर्वक समझा सकते हैं। नेक्स्ट, द्रव बूंद मॉडल, जिसमें हमने एक नाभिक को द्रव की बूंद से कंपेयर किया और यह थ्योरी बोर और विलर द्वारा दी गई थी, जिसमें नाभिक को एक असंपीड्य उच्च घनत्व की द्रव बूंद के समान माना गया था और शांत अवस्था में जिसका आकार जो होता है वो गोलाकार होता है, जैसा कि द्रव बूंद में होता है। इसका जो घनत्व है वह यूनिफॉर्म होता है, नाभिक का भी घनत्व यूनिफॉर्म होता है। इस अवस्था में पृष्ठ तनाव और प्रतिकर्षण कूलाम्ब बल जो है वो संतुलन अवस्था में रहते हैं। तो द्रव बूंद मॉडल की सहायता से हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे नाभिकीय विखंडन को समझने के लिए। जैसा कि एक द्रव की भारी बूंद, बड़ी बूंद जो होती है वह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए दो छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है, उसी प्रकार हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि एक नाभिक जो है वह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए किस प्रकार दो छोटी बूंदों में टूट जाता है। तो उसके लिए हम कूलम्ब प्रतिकर्षण बल और पृष्ठ तनाव बल का उपयोग करेंगे। तो जब कोई भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करता है तो नाभिक बहुत तेजी से दोलन करने लगता है, क्योंकि नाभिक की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा मिलकर जो पूरा निकाय है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है और इससे नाभिक में दोलनों में भी वृद्धि होती है। बहुत तेजी से दोलन करने की वजह से नाभिक का आकार जो है वह गोलीय रूप से विकृत हो जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था में जब हमारा कूलम्ब प्रतिकर्षण बल और पृष्ठ तनाव बल संतुलन अवस्था में होते हैं तो आकार गोलाकार होता है, परंतु किसी न्यूट्रॉन के ग्रहण करने के पश्चात इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और दोलनों में वृद्धि होने की वजह से इसका आकार जो है वह गोलाकार से विकृत होकर दीर्घवृत्तज रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ यदि न्यूट्रॉन के द्वारा मिली ऊर्जा, जिसको हम एक्साइटेशन एनर्जी या उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं, जो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा और नाभिक की बंधन ऊर्जा से अधिक है, तो पृष्ठ तनाव जो होता है वह नाभिक के आकार को पुनः गोलाकार रूप में ले आता है। अगर उत्तेजन ऊर्जा जो होती है, जो स्थायित्व ऊर्जा जो होती है पृष्ठ तनाव ऊर्जा के कंपैरिजन में अगर कम होगी तो पृष्ठ तनाव इफेक्टिव होगा और वह पुनः इसको प्रारंभिक अवस्था में लेकर आ जाता है। परंतु अगर उत्तेजन ऊर्जा का मान ज्यादा है और पृष्ठ तनाव ऊर्जा उसके कंपैरिजन में कम है, तो नाभिक में दोलन में वृद्धि होगी और इसके आकार में विकृति जो है वो बढ़ती जाएगी और यह स्टेज 3 में कन्वर्ट होने लगता है और इनमें दोलनों के बढ़ने के कारण नाभिक का जो शेप है वो डंबल शेप में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसे नाभिक में प्रोटॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल जो है वह दूरी के साथ बढ़ता है। अतः नाभिक जो है दो भागों में विभाजित होने की लगता है, यानी डंबल शेप में कन्वर्ट होगा। इसमें जो कूलम्ब प्रतिकर्षण बल है वो ज्यादा हो जाएगा, दोलन ज्यादा हो जाएगा, जिससे न्यूक्लियॉन्स के बीच में दूरी बढ़ती जाएगी और दूरी बढ़ने के कारण जो नाभिक है वो दो भागों में विभाजित होने की ओर अग्रसर होगा और फाइनली दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। यहाँ हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं विभव रोधिका के बारे में।
विभवरोधिका की सहायता से हम किस प्रकार उसकी हाइट अधिक होने के कारण विखंडन प्रक्रिया में Q के मान से हमने इसको कंपेयर किया और एक्टिवेशन एनर्जी या संकीर्ण ऊर्जा के बारे में देखा। क्यू एफ जो फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं उनका मास और इनिशियल प्रोडक्ट के मास का जो डिफरेंस है उसका एनर्जी का फॉर्म हमने Q से डिफाइन किया। और कूलाम स्थितिज ऊर्जा है उसको हमने Vc से डिफाइन किया। कूलाम जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान अधिक होने के कारण वह एक विभवरोधिका का निर्माण करता है और इस विभवरोधिका के कारण हमें क्या होता है, स्वतः विखंडन के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है। और Q और Vc का जो डिफरेंस है जिसको हम एक्साइटेशन एनर्जी सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा E से डिफाइन करते हैं। तो किसी भी नाभिक के लिए सक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसको प्राप्त कर नाभिक स्वतः विखंडित हो जाता है। इसके लिए तीन कंडीशन मिलती है, तीन अलग अलग कंडीशन होगी। ए का मान पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या शून्य हो सकता है। तो पहला केस हम देखते हैं। ई ए का मान सक्रियण ऊर्जा जो है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 धनात्मक है। तो क्यू एफ माइनस वी सी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा और क्यू एफ जो है वह वी सी की तुलना में ज़्यादा होगा। अर्थात विखंडित होने वाले नाभिक के लिए क्यू का मान विभवरोधिका वी सी से अधिक होता है। ऐसी स्थिति हमें द्रव्यमान संख्या ए ग्रेटर देन 250, ए की वैल्यू जब 250 से ज़्यादा होती है तो उस केस में वीसी का मान अधिक होता है, वीसी के कंपैरिजन में सॉरी क्यू का मान अधिक होता है। तो ऐसे नाभिक स्वतः विखंडित हो जाते हैं और इन विखंडित होने की जो संभावना है वो सर्वाधिक होती है। इस कारण ए ग्रेटर देन 250 वाले जो एलिमेंट्स हैं वो प्रकृति में नहीं पाए जाते क्योंकि उनका स्थायित्व नहीं होता। दूसरा केस जब ये की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो है उसका मतलब क्यू माइनस वी सी की वैल्यू लेस देन जीरो है और क्यू एफ की वैल्यू जो है वह वी सी के कंपैरिजन में कम है। अर्थात विखंडित होने वाले नाभिक के लिए Q का मान विभवरोधिका Vc से कम है। Q का मान जो है विभवरोधिका की तुलना में कम है। जो ग्राफ हमने देखा था उस ग्राफ से हम एक बार फिर समझ सकते हैं। उसको हम एक बार फिर से देखते हैं। ये ग्राफ है, इसमें QF का मान जो है Vc की कंपैरिजन में QF का मान कम है। तो हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलता है। फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए एनर्जी कम होती है, इनिशियली कम होती है, बीच में एक विभवरोधिका मिलती है। तो इस कारण जो नाभिक है वह एक संभावना होती है उसको विखंडित होने के लिए। ऐसी स्थिति में यूरेनियम जो जैसे 235 है ऐसे नाभिक के लिए पाया जाता है और ऐसे नाभिकों के विखंडन के लिए विभव प्राचीर को प्राप्त करने के लिए बाहर से कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे नाभिकों के जो एग्जाम्पल हैं वह है TH थोरियम 232, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, NB 237। ये सारे जो नाभिक हैं वो ऐसे ही केसेस के एग्जाम्पल है जहाँ पे QF का जो मान है वह VC के कंपैरिजन में कम होता है। अर्थात किसी प्रकार से निकाय को कुछ ऊर्जा मिल जाती है तो वह ऊर्जा प्राप्त कर वह विखंडित हो सकता है। ऐसे में PA 231, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, NP 237, ये सभी नाभिक जो हैं वह थर्मल न्यूट्रॉन यानी स्लो न्यूट्रॉन को ग्रहण कर विखंडित हो सकते हैं। जबकि कुछ अदर एग्जाम्पल यूरेनियम 238 और थोरियम 232 के जो नाभिक हैं वह तीव्र गति के न्यूट्रॉनों को ग्रहण कर विखंडित होते हैं। नेक्स्ट एक केस और लेते हैं, ई ए की वैल्यू लेस देन जीरो। जब ई ए का मान बहुत कम होता है यानी क्यू एफ जो है वह वी सी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। अर्थात विभवरोधिका जो है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा अगर होती है तो उस केस में ऐसे नाभिकों के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान काफ़ी कम होता है और
ऐसी स्थिति में मिलती है हमें ए की वैल्यू 85 से लेके 209 तक ऐसे नाभिकों में पाई जाती है और इनके विखंडित होने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे नाभिकों के विखंडन होने की जो प्रायिकता है, जो संभावना है, वो बहुत कम होती है और ऐसे नाभिक क्या होते हैं, स्थायी नाभिक होते हैं। नाभिक क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये था नाभिकीय विखंडन, जिसको हम द्रव बूंद मॉडल की सहायता से समझ सकते हैं। इसी के साथ हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल है उसको और देख लेते हैं। संयुक्त नाभिक जो है यूरेनियम 231, उसके उत्तेजन ऊर्जा की गणना करनी है, जबकि यूरेनियम 235 जो है तापीय न्यूट्रॉन का ग्रहण करता है। तो उत्तेजन ऊर्जा जो है वह हम न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन के लिए जो बंधन ऊर्जा और न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा है उसका योग करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका जो मान है वह यहाँ पे देख सकते हैं। न्यूट्रॉन की जो बंधन ऊर्जा है वह यूरेनियम 235 के मास, न्यूट्रॉन के मास और यूरेनियम 236 के मास के डिफरेंस के तुल्य होता है और इसका मान 0.0069 एटॉमिक मास यूनिट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करने के पश्चात इसकी वैल्यू आ गई है 6.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और न्यूट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वह हमारे पास मिलती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इससे हम संयुक्त नाभिक के जो उत्तेजन ऊर्जा है, एक्साइटेशन एनर्जी है, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। वो आता है 6.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। धन्यवाद। थैंक यू।